हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। सो पहले जो 12 चैप्टर थे वो थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग पार्ट। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 से अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है। चलो नाउ अभी अपन एकदम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं बेसिकली कॉस्टिंग होता क्या है। आप सबने बीकॉम में पढ़ा ही है, बट जिन लोगों ने बीकॉम में नहीं पढ़ा है या जिनको अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने एक पढ़ा रहेगा ना, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सबको पता है। एक है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। सो दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो आपने पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, इसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सबने पढ़ा है। आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा है। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मतलब कंपनी का अकाउंटेंट जो काम करता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मतलब कंपनी का अकाउंटिंग। अल्टीमेटली अकाउंटिंग मीन्स व्हाट? टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स। कंपनी में आपको बोला कि इसने 50,000 खर्च किया, पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। 2 लाख का सेल हुआ, उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो जॉब है वो थोड़ा क्लेरिकल टाइप का जॉब है। इट कंसर्न ओनली विथ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो अपन ने आज तक पढ़ा है उसमें अपन करते क्या बताओ? अपन करते रिकॉर्डिंग फंक्शन, है ना, रिकॉर्ड करते हैं। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। उसके बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, करेक्ट ना। तो ये मेन फंक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि टू नो प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड टू नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अपन ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऊपर जो अपन ने पढ़ा है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का अकाउंटिंग, बट अल्टीमेटली अकाउंटिंग कॉर्पोरेट का हो या नॉन कॉर्पोरेट का, इसका बेसिक फंडा चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो ये जॉब इतना डायनेमिक नहीं है, करेक्ट ना। बस टैली में आपको एंट्री करना है, ये ऐसा हो तो ऐसा है, बस एंट्री करना है। ठीक है। उसमें भी स्किल लगता है, ये भी बहुत स्किलफुल जॉब है, इतना आसान नहीं, बट ये रूटीन टाइप का जॉब है, इसमें इतना क्रिएटिविटी नहीं है, करेक्ट ना। क्लाइंट कोई भी हो, एंट्री तो एक जैसे ही होते हैं। परचेसर का एंट्री एक जैसा होगा, स्टॉक का एंट्री एक जैसा होगा। सो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है ना। जैसे लीगल रिक्वायरमेंट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं तो रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। सो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अभी क्वेश्चन है, फिर अगर एक इसमें सब कुछ अगर हो रहा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है? तो पहले मैं आपको इसकी ज़रूरत समझाता हूँ, एंड फिर अपन ये जो पार्ट है कॉस्टिंग का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ज़रूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग की। ज़रा ध्यान से सुनना। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है फुल लॉस लिमिटेड। नाम है फुल लॉस, है नहीं लॉस मेकिंग। मैं आपको 3 साल का उनका डेटा दे रहा हूँ। फिनेंशियल ईयर 17-18, फिनेंशियल ईयर 18-19, फिनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है। उसका जो प्रॉफिट है, लेट से यहाँ पे प्रॉफिट है 20 करोड़, यहाँ पे है 30 करोड़, यहाँ पे है 35 करोड़, एंड ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट ए, बी एंड सी।
इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग ने, एंड एज एन अकाउंटेंट आपने बैलेंस शीट, P&L सब कुछ बना दिया परफेक्ट, सभी ट्रांजैक्शन बराबर रिकॉर्ड किए, स्टॉक, डेप्रिसिएशन, सब कुछ जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है सब कुछ किया। ये अभी रिजल्ट आ रहा है आपके सामने, ठीक है। नाउ आप बताओ, आप सोचो, नाउ मैंने आपको ये डेटा दिया एज अ कंसल्टेंट, एंड आपको इस डेटा पे कमेंट करना है कि आपके हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है, ठीक है। सो आप कृपया नीचे एक लाइन में लिखिए या जस्ट दिमाग में रखिए कि अगर मैं आपको ये डेटा देता हूँ कि भाई दिस इज द डेटा ऑफ फुल लॉस लिमिटेड, कमेंट ऑन इट, दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। दोस्तों ये सेल्स नहीं, ये प्रॉफिट है। तो ये मैंने आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, ठीक है। तो क्या होगा आपका ओपिनियन, सोचो 1 मिनट, लिखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है ना। टॉपिक तो पढ़ेंगे बट पहले ये तो लॉजिक समझ लो कि मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसकी इंडस्ट्री में ज़रूरत क्या है, ताकि फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, करेक्ट ना। आई होप आपने लिखा रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, करेक्ट ना। हाँ, बट एक उसमें गड़बड़ है, यहाँ से यहाँ तक जो ग्रोथ है वो 50% हुआ है, यहाँ पे जो हुआ है 5 करोड़ से बढ़ा है, मतलब 30 करोड़ पे अगर 5 करोड़ निकालते हैं तो थोड़ा परसेंटेज कम होगा। सो ग्रोथ हुआ है बट परसेंटेज वाइज फर्स्ट ईयर 20 का 30 करोड़ हो गया, तो पहले साल 50% ग्रोथ है, एंड बाद में जो ग्रोथ हुआ है वो थोड़ा परसेंटेज वाइज कम हुआ है, ठीक है, बट ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है। अभी ये डेटा मैं आपको अलग स्टाइल में देता हूँ। ये डेटा दिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग ने, हाँ, ये आप लिख के रखें, दिस इज डेटा गिवन बाय फिनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ अभी हम जाते हैं कॉस्ट सीए मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट के पास। अभी मैं वही डेटा आपको दे रहा हूँ, फिनेंशियल ईयर तीन फिनेंशियल ईयर एंड ये प्रॉफिट। ये हो गया। नाउ ये 3 तो हो गया, अभी मैं आपको इसका ब्रेकअप दे रहा हूँ। ये एक मिनट आप लिखना मत, ठीक है। अभी सेम डेटा मैंने आपको दिया है, ओके, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। ये फायदा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अभी मेरा क्वेश्चन आपको वही रहेगा, ये पहले मैंने आपको डेटा दिया था दोस्तों, ये था एज पर फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपने कहा कि सर फिनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 20 करोड़ का 30 करोड़ हो गया, 30 करोड़ का 35 करोड़ हो गया। मैंने कहा वेरी गुड। अभी यही डेटा मैंने आपको बस वो 20 करोड़ का प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी दिया है। सो ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, ठीक है। ओवरऑल टोटल तो मैच कर दिया मैंने, 8 + 7 15 + 5 20 30, दिस इज 35। सो मैंने टोटल मैच कर दिया है। अभी मेरा क्वेश्चन वही है, इज कंपनी डूइंग वेल और नॉट? आई रिपीट माई क्वेश्चन, इज कंपनी डूइंग वेल और नॉट? एंड नाउ आई गारंटी यू your opinion will change. You will say yes but subject to something. बस तो आपको जो समझा वही एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग का। दैट्स वाई वी नीड कॉस्ट अकाउंटिंग। आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू कि अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है। सो दिस इज वेरी वेरी डायनेमिक जॉब। अकाउंटेंट क्या करता है, खाली डेटा रिकॉर्ड करता है। ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, दे एनालाइज डेटा पर यूनिट
अभी यहाँ पे अगर मैं फिनेंशियल डेटा पे फोकस करता हूँ, मैं बोलता चलने दो कंपनी बहुत बढ़िया चल रहा है, बट यहाँ पे बोलूँगा कि नहीं बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट। सो व्हाट इज दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, करेक्ट ना। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है, करेक्ट ना, अगर आपको मतलब कौन सा ग्रोथ चेक करना है, तो आप बोलेंगे सर ए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है क्योंकि 8 करोड़ का 16 करोड़ हो गया, फिर 20 करोड़ हो गया। उसके बाद सी बढ़िया है क्योंकि 5 का 7 हो गया, 7 का डायरेक्ट 17 हो गया। लेकिन बी प्रोडक्ट तो बर्बाद प्रोडक्ट है क्योंकि वहाँ पे पहले 2 साल तो प्रॉफिट कांस्टेंट था, बाद में तो नेगेटिव में चले गए, करेक्ट ना। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग गिव्स यू प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत क्रिएटिव जॉब है क्योंकि यहाँ पे आपको जिस चीज़ का चाहिए आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। आपने कहा से हमको पर प्रोडक्ट कॉस्ट निकल के दो, वो तो आएगा ही, करेक्ट ना। आपने कहा कि हमको फैक्ट्री डिपार्टमेंट का पर आवर कितना खर्चा है वो निकाल के दो, पर प्रोडक्ट पर आवर कितना है वो भी निकाल सकते हैं। सो इट्स वेरी डायनामिक फील्ड। यहाँ पे आपको पर प्रोडक्ट जैसा डेटा चाहिए वैसा मिल सकता है। अकाउंटेंट कैन गिव यू ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बट कॉस्ट अकाउंटेंट कैन गिव यू प्रोडक्ट वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। लेट्स से अपन 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्रोडक्ट पे कैसे बाइफर्केट होगा। सो अपन पर प्रोडक्ट जो चाहे वो कॉस्ट निकाल सकते हैं। आई रिपीट, अपन पर प्रोडक्ट जो चाहे वो कॉस्ट निकाल सकते हैं, विच इज समवॉट डिफिकल्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, करेक्ट ना। सी बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अगेन वेरी क्रूशियल क्योंकि जब तक अकाउंटिंग नहीं होगा ना तब तक ये डेटा अपने पास नहीं आएगा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ प्राइमरी जॉब। जब तक वो नहीं होगा आगे का कुछ भी इंपॉर्टेंट, तो इससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट कम नहीं हो रहा है, वो उससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बट दोनों का रोल अलग है। इट डील्स विथ ओवरऑल डेटा एंड दिस इज डील विथ स्पेसिफिक डेटा, करेक्ट ना। तो ये डेटा मैंने, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो, आपने पहला डेटा दिया, दूसरा डेटा मैंने दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज यू हैव टू टेक एक्शन, एंड वो एक्शन कौन लेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या है? टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा गिवन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों डेटा यूज करेंगे एंड यहाँ पे डिसीजन क्या होगा कि प्रोडक्ट बी शुड बी डिसकंटिन्यू क्योंकि बी में अपने को लॉस हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट का कॉल है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि बी इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, तो बी का क्या कर सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट बंद करो या चेक करो कहाँ पे गलत जा रहा है। अगेन रोल कॉस्ट अकाउंटेंट का आएगा कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंट तू चेक कर, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने क्या खाली सेल परचेज रिकॉर्ड किया है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट कैन गिव यू डिटेल इनसाइट। फिर बी का मैं पूरा कॉस्ट निकालूंगा, बी का सेल प्राइस निकालूंगा, देखूंगा कि अपना प्रॉफिट कहाँ पे कम है। मैं कॉम्पिटिटर का देखूंगा कॉस्ट शीट, उनका कितना खर्च हो रहा है, मतलब मेरा पर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल 2 रुपये का है, उनका 1 रुपये 80 पैसे का है, मतलब मैं 20% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मैं बी प्रोडक्ट का डिटेल एनालिसिस करूँगा, मार्केट में कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट का और अपना कॉस्ट कितना मैं चेक करूँगा, कहाँ कहाँ पे अपन कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर कर रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करूँगा, एंड समहाउ आई विल ट्राई टू मेक दिस प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल वन। मतलब इस डिस्कशन से ये भी सामने आता है कि मेरा जॉब कॉस्ट रिडक्शन का भी है, खाली एनालिस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेरे को पूछेगा अच्छा हु आर दिस मैनेजमेंट अकाउंटेंट? टॉप मैनेजमेंट है ना, कौन है वो? टॉप मैनेजमेंट। सो दे विल आस्क कॉस्ट अकाउंटेंट की बता इसमें तूने रिपोर्ट तो बना के दिया, हमको समझ में आ गया कि बी में गड़बड़ है, अभी तू बता बी में क्या गड़बड़ है। तो फिर मैं क्या करूँगा? बी का कॉस्ट शीट बनाऊंगा डिटेल में, हाँ उसमें पर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कितना है, वेजेस कितने हैं, ओवरहेड्स भी मैं फाइंड आउट करूँगा पर प्रोडक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस, और ये डेटा मैनेजमेंट को दूंगा। फिर मैनेजमेंट बताऊंगा कि सर ये अपना कॉस्ट शीट है एंड दिस इज अ समवॉट कॉम्पिटिटर कॉस्ट शीट। ये मिलना इतना आसान नहीं है बट टेंटेटिव आइडिया रहता ही है कि यहाँ पे अपन लैकिंग है, या अपना सेल प्राइस उनसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि अपना कॉस्ट ज़्यादा है। तो कहाँ पे अपन ज़्यादा कॉस्ट इंकर कर रहे हैं? मटेरियल में ज़्यादा कर रहे हैं, लेबर में कर रहे हैं, ओवरहेड्स में कर रहे हैं। फिर देन आई विल गिव रिकमेंडेशन कि हाउ इट कैन बी मिनिमाइज। सो माय रोल इज अगेन कॉस्ट कंट्रोल ऑल्सो, बट
कॉस्ट कंट्रोल करना है मतलब, अच्छा देखो, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन दो अलग चीज़ें होती है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है, अच्छा मतलब जो मैंने बजट सेट किया ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। मैंने 1000 रुपये प्लान किया तो वो मेरे एक्सपेंसेस जो है वो बजटेड लिमिट पे रहने चाहिए, वो है मेरा कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन रिडक्शन का मतलब है खर्चों को कम करना विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। आई रिपीट, विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो देन इट्स अ ट्रू कॉस्ट रिडक्शन। सो अपने को कॉस्ट रिड्यूस करना है नो डाउट, क्योंकि कंपटीशन है, सब लोग सस्ते दाम, बट क्वालिटी इंप्रूव करना है। सो क्वालिटी इंप्रूव करना है, कॉस्ट कम करना है। तो ये आपको रिकमेंडेशन देने की इसमें क्या जादू किया जाए जिससे अपने कॉस्ट भी कम होंगे, अपना बी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा एंड कंपनी के प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। उसके बाद आपको सी प्रोडक्ट तो बढ़िया चल रहा है, ए भी अच्छा चल रहा है, बट ए में क्या हो गया, पहले साल प्रॉफिट 100% से बढ़ा, 8 का 16 करोड़ हो गया, बाद में 16 करोड़ का 20 करोड़ हो गया, तो ओवरऑल मार्जिन 25% पे आ गया है ना। पहले 8 करोड़ का 16 करोड़ मतलब पहले साल 100% प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर 16, सेकंड टू थर्ड ईयर 16 करोड़ से 20 करोड़ गया, डायरेक्ट प्रॉफिट 25% पे आ गया। तो ये भी मैं मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन दूंगा कि अपना मार्जिन इतना कम कैसे हुआ। फर्स्ट ईयर 100% था, फर्स्ट ईयर मतलब प्रॉफिट 100% से बढ़ा, सेकेंड ईयर बढ़ा है बट 25% से बढ़ा है, तो अपन कहाँ पे कम गिर गए, तो उसके रीज़न एनालिसिस करेंगे। इस सर पहले कंपटीशन नहीं था इसलिए अपना सेल डबल हो गया, अभी कंपटीशन की वजह से अपन ने प्रॉफिट कम किया इसलिए प्रॉफिट हो रहा है बट वो रिलेटिवली कम हो गया, तो उसका एनालिसिस करना पड़ता है। ये एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, मतलब आपको कॉस्ट कम करना है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, ये रोल है कॉस्ट अकाउंटेंट का। कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों कर सकता है एंड प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दो चीज़ें आपको करना है, एक कॉस्ट को कंट्रोल करो विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, दूसरा सेलिंग प्राइस इंक्रीज करो, बट इतना भी इंक्रीज नहीं करना है कि हम मार्केट से हट जाए। मार्केट में प्राइस क्या है वो ट्रेंड ध्यान में रख के अपने को प्राइस सेट करना पड़ता है। तो ये सब काम है कॉस्ट अकाउंटेंट का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल गिव यू इंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखो मैं टॉप मैनेजमेंट नहीं हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला कि विपुल इसका अपने को कॉस्ट कम करना है, देख ले क्या करना है। सो डिसीजन मेकिंग इज देयर जॉब, once they take decision execution again come back to me, so I'll execute again, I'll give them reporting again, उनका डिसीजन मेरा एग्जीक्यूशन। तो ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल एंड डायनामिक जॉब है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज अकाउंटेंट तो धड़ाधड़ टैली बैठ के एंट्री मारेगा, इतना खर्चा इतना सेल, इतना खर्चा इतना सेल, उसका डिटेल एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटेंट करता है एंड फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस बेसिस पे डिसीजन लेता है जिसका एग्जीक्यूशन अगेन कॉस्ट अकाउंटेंट ही करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस तो ये है तीनों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट। एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली, इसलिए देखो नाम क्या दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। काफ़ी लोग सोचते रहेंगे कि सर नाम तो दिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब ये ओवरऑल सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट 12 चैप्टर जो पूरा अकाउंट्स के है, अपन ने भी स्टार्ट किया कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये उसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों दिया है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में मैं ही रहूँगा, मैं ही लूँगा डिसीजन, मैं नहीं रहूँगा तो भी मैनेजमेंट विल टेक ओनली डिसीजन, एग्जीक्यूशन तो मेरे को करना है। क्यों सर? क्योंकि भाई मेरे पास उसका स्पेशलाइज नॉलेज है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे और मे नॉट हैव दैट डिग्री, बट जैसे कोई लीगल काम करना है कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटिंग करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्टिंग में है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो दीज आर द स्पेशलाइज पीपल जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल है। टॉप मैनेजमेंट में वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उनके पास रहेगा, बट उनके पास थोड़ी उतना टाइम है, उनको तो बड़े बड़े डिसीजन लेना है, एग्जीक्यूशन काम तो अपन लोग करेंगे। तो अगेन दिस वर्क विल कम बैक टू मी। तो ऐसा है, तो ये डिसीजन जो लेंगे उसका एग्जीक्यूशन अपन दोनों मिलके करेंगे। तो ये है 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सो अभी कॉस्टिंग एंड ये इसलिए उसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिया है। तो मैंने आपको पहले लॉजिक बताया इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों दिया, इट्स अ मॉडर्न नेम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में सब पढ़ाने वाला हो, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओनली, दे गो हैंड इन हैंड। मैं उनको रिपोर्ट दूंगा, बोलेंगे ये चेंज करो, मैं चेंज करूंगा, मैं उनको रिपोर्ट दूंगा, सो उनका डिसीजन मेरा एग्जीक्यूशन, तो हम दोनों तो पार्टी है, वो अलग हो ही नहीं सकते, इसलिए उसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। चलो, सो इतना बेसिक मैंने बता दिया है, आई होप आपने ये लिखा है तीनों एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो अभी अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा कि कॉस्टिंग की ज़रूरत क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है, एंड इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों दिया, क्योंकि दोनों साथ में ही चलते हैं। सो कॉस्टिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट ही कॉस्टिंग है, ठीक है, वो सेम ही है। चलो तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट मतलब कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। तो इसमें बेसिक जितना दिया मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ। ये उसका मैंने सब इंडेक्स दिया है, उसके पेज नंबर्स दिए जो आपको बाद में यूज़ करना है। चलो अभी देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। देखो क्या दिया है। अच्छा, कॉस्ट का मतलब क्या है? अच्छा देखो, कॉस्टिंग बहुत इजी सिलेबस है, इसमें से 60% चीज़ें कॉमन सेंस होता है, ओनली 40% टेक्निकल चीज़ें मेरे को आपको पढ़ाना है, करेक्ट ना। जैसे जो मैंने आपको एफएम पढ़ा था, एफएम पूरा ही टेक्निकल था, मतलब आपने वो फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था। लेकिन कॉस्टिंग भले कुछ लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बट वो काफ़ी आसान है, इतने कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं है। तो ये सबसे इजी सिलेबस अपन पढ़ने जा रहे हैं। यस, दिस इज ईजियर देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बहुत सिंपल है। तो बताओ कॉस्ट का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है। कॉस्ट का मतलब क्या है? खर्चा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे हाथ में रिमोट है, एक कंपनी रिमोट बना रही है, तो रिमोट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा ये अपने को जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन से क्यों ज़रूरी है भाई? क्योंकि देखो मैं मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मेरे को अगर मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट ही पता नहीं चलेगा तो मेरे को मेरा सेलिंग प्राइस नहीं पता चलेगा, मेरे को प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड एज अ बिजनेसमैन मेरा सबसे बड़ा एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट अर्न कब करूँगा, है ना? हाँ, जब कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, तो वही है बस। अच्छा, कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी देखो इसका बहुत ज़बरदस्त डायनामिक कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको बताता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ कि आपने थ्योरी में क्या पढ़ा है और बिजनेस में क्या होता है, हम क्लाइंट के लिए क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अभी देखो इसका यूज़ क्या मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये अपन रिमोट बना रहे हैं, हाँ? अभी थोड़ा इमेजिन करना कि आप ये फैक्ट्री खुद का स्टार्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिमोट, ठीक है। तो आप, अच्छा कोई बिजनेस करना तो पहले प्रॉफिट पता चलना चाहिए ना, कि मेरे को इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि अपन पहले पैसे डालते हैं फिर बाद में सोचते हैं अच्छा इतना प्रॉफिट मिलेगा क्या। नहीं, अपन लॉजिकली कुछ चीज़ एस्टिमेट करते हैं कि अगर मैं इसमें 5 करोड़ रुपये डालूंगा तो मेरे को 10% फ़ायदा मिलेगा। सो 10% फ़ायदा मिलेगा मतलब आपने उसका कॉस्टिंग किया है। मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कॉस्टिंग सबसे पहले यही आता है। अरे कॉस्टिंग होने के बाद तो बिजनेस स्टार्ट होगा, फिर अकाउंटिंग होगा। इतना इंपॉर्टेंट एंड डायनामिक फंक्शन है। एंड आज के ज़माने में क्या है, ज़माना ही सस्ते का है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ पे लेते हैं, एंड क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए। तो एज अ कंज्यूमर मत सोचो, एज अ बिजनेसमैन सोचो कि आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कंज्यूमर को ये रिमोट सस्ते से सस्ते दाम में देना है, क्वालिटी मेंटेन करना है, बिकॉज अपने को कॉम्पिटिटर को बीट करना है, और मेरा भी प्रॉफिट कमाना है। तो ये तीनों चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, उसके लिए आपके हाथ में कॉस्ट होना ज़रूरी है ना। तो व्हाट इज़ कॉस्ट, कि आप एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा करोगे। ये जितना मैं बोलने के लिए आसान है, कैलकुलेशन करना उतना आसान नहीं है, बट थोड़ा आप इमेजिन करो तो आपको पहले इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप कॉस्ट कैसे निकालोगे, देखो अभी बताता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। अभी लेट्स से अपन ने एग्जांपल लिया प्रोडक्ट रिमोट। रिमोट के लिए क्या क्या खर्चा आएगा, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स में 3 आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इंडस्ट्री में और एक रहते हैं रिसर्च एंड
डेवलपमेंट, बहुत सारे ओवरहेड्स रहते हैं बट ठीक है, फॉर एकेडमिक पर्पस दिस इज इनफ। अच्छा, अभी ओवरहेड्स क्या होते हैं, जिन लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ा उनको पता रहेगा, जिन लोगों के नहीं पता है मैं आपको बताने वाला हूँ। ओवरहेड्स का मतलब समझना भी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये कॉमन एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इन सब का आपको टोटल लेना पड़ेगा। एंड फिर लेट से आपका प्राइस आ रहा है 65 रुपीज़, मैं बहुत कम बता रहा हूँ बट एग्जाम्पल 65 रुपीज़, ठीक है। ये आपने कॉस्ट निकाला। फिर एज अ बिजनेसमैन आप चाहते हैं कि मेरे को है ना एटलीस्ट पर रिमोट 15 रुपये मिलना चाहिए, तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपीज़, है ना। ये आपने डेटा ऑन पेपर कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये कॉमन मैन का थिंकिंग है। अभी देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेरे पास ये लेके आओगे, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, आपने कहा कि सर ये मैंने एनालिसिस किया है एज अ कंसल्टेंट, एज अ एक्सपर्ट इन कॉस्टिंग फील्ड, आप बताओ ये मैंने सही एस्टिमेट किया है कि नहीं किया, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं हज़ारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ एंड रिमोट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को पर प्रोडक्ट 15 पर प्रॉफिट मिलने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है जो मैंने कैलकुलेशन किया है। तो ये सही है गलत है? मेरा आंसर रहेगा, देखो ये मेरा आंसर रहेगा कभी हाँ कभी ना। मतलब सर अरे ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, कैसे? देखो फर्स्ट थिंग, अपन जो प्राइस निकालते हैं वो उल्टा निकालते हैं, है ना। वी आर प्राइस एक्सेप्टर नॉट प्राइस डिसाइडर। मतलब क्या, मैं बोलूँगा भाई तूने जो एक्सरसाइज किया ना, मेरे को नहीं पता सही है गलत है, मैं कैसे करूँगा बताऊँगा। आई विल फाइंड आउट मार्केट प्राइस ऑफ द रिमोट, मार्केट प्राइस है 75, बोलूँगा तुमको कितना प्रॉफिट चाहिए, मैंने कहा सर मेरे को 15 प्रॉफिट चाहिए, तो दोस्त तुमको कॉस्ट 60 तक लाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट द प्राइस डिसाइडर, यू आर द प्राइस टेकर। ये है मॉडर्न कॉस्टिंग। नॉर्मली अपन जब एक कॉस्ट शीट बनाते हैं तो अपन सभी खर्चे ऐड करते हैं जिन लोगों ने कॉस्टिंग किया है, बट इंडस्ट्री में वैसा नहीं होता, उल्टा होता है, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट का रेट कितना है वो जानना पड़ता है, रिवर्स वर्किंग करना पड़ता है। एंड यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 65 के खर्चे को 60 तक लेके आने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, एंड दैट टू विल डू इट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट। तो हेंसफोर्थ जब भी आप आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे उल्टा कॉस्टिंग करना है। उल्टा मतलब मार्केट में लोग कितना चार्ज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो उसमें से आपका प्रॉफिट हटा दो, बचे हुए अमाउंट में यू विल हैव टू फिट योर कॉस्ट। ऐसे ये कॉस्ट कम करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है, यूज टेक्नोलॉजी। मैं आपको एकदम मतलब एक लाइन में आंसर दे रहा हूँ कि अगर आपको कॉस्ट कम करना है, कोई भी हो, आपका प्रोफेशन हो, आप किसी प्रकार के बिजनेसमैन हो, जिनको कॉस्ट कम करना है, इंट्रोड्यूस मोर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैन डू जॉब ऑफ 10 पीपल। तो जितने आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करोगे, कंपनी वही करती है ना, अभी सब ऑनलाइन का ज़माना है, करेक्ट। अभी देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। आपको अगर ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं, यू गेट 40% डिस्काउंट, ठीक है, एंड इफ़ यू गो टू शोरूम टू बाय सेम प्रोडक्ट, he'll give you 10-15% डिस्काउंट, सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी। क्यों? क्योंकि उसके ओवरहेड ज़्यादा है, उसने वहाँ पे एक सेल्समैन लगा के रखा है जो आपको प्रोडक्ट दिखाता है, उसको उसका सैलरी देना है। जब ऑनलाइन लेते हैं उसको सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, आप आपका प्रोडक्ट खुद ही चूज़ करते हो, डिस्पैच डिपार्टमेंट तो दोनों तरफ लगने ही वाला है पैक करके भेजने के लिए, तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग सस्ता रहता है। क्योंकि अच्छा, उस बंदे को उसने दुकान रेंट पे लिया है, दुकान में एसी चल रहे, उसका लाइट बिल का खर्चा है, तो उसके ओवरहेड बहुत ज़्यादा है, करेक्ट ना। तो अभी ऑनलाइन की वजह से इन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑफलाइन के लिए, मतलब सभी बिजनेस के लिए, मतलब इवन टीचिंग फील्ड के लिए भी है। जब हम लाइव पढ़ाते थे तो फीस 8,000 रहता है, पेंड्रा में उसका फीस 5,000 हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेक्ट ना। सो ऐसा हो जाता है। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा अभी चैलेंज है टेक्नोलॉजी। तो मेरे पास काफ़ी कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं कि सर हमारा शॉप है एंड हम ऑनलाइन से कॉम्पिट ही नहीं कर पा रहे, क्या करना चाहिए? और ये आपके पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहेगा। मैं उसका आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि हाउ टू बीट कॉम्पिटिशन, क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो प्राइस में तो कुछ नहीं कर सकते, जो शर्ट ऑनलाइन में 5,000 में है, वहाँ पे अपन तो 7,000 के नीचे बेच ही नहीं सकते। क्यों?
क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि आपने ओवरहेड्स है, आपने कोई शॉप का रेंट है, एसी है, बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत सारी है, ऑनलाइन में कुछ नहीं रहता। तो आपको ऐसा यूनिक सर्विस देना पड़ेगा जो ऑनलाइन वाले नहीं दे रहे। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वाले बोलते कि हम 6 दिन में डिलीवरी करेंगे, आप एडवर्टाइज करो विल गिव डिलीवरी इन 24 आवर्स या एट द मोस्ट 3 days, देन ही विल पे यू एक्स्ट्रा। सो यू हैव टू गिव देम समथिंग ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा जो ऑनलाइन में दे सकता है, क्योंकि कस्टमर विल पे एक्स्ट्रा व्हेन योर प्रोडक्ट विल हैव यूनिक फीचर्स। तो जिन लोगों को ये परेशानी आप फेस कर रहे हैं, सभी लोग फेस कर रहे हैं, बस योर प्रोडक्ट नीड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा जो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो इफ दे आर गिविंग 6 days कमिटमेंट, यू विल हैव टू गिव 3 days कमिटमेंट। दे आर गिविंग 30 days एक्सचेंज पॉलिसी, यू विल हैव टू गिव 45 days एक्सचेंज पॉलिसी, तभी आपका बिजनेस होगा, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा आपको शॉप। उसका कोई उपाय नहीं है। करें ना, क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। या फिर आपको आपके शॉप में रोबोट बिठाने पड़ेंगे, ये एक ही बार रोबोट को बिठा दो, ही विल बिकम सेल्समैन, आपको बार बार रिकरिंग सैलरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आपका काम हो जाएगा। मतलब अगेन टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। आपको ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट पहन के देख सकते हैं, शर्ट वगैरह ऑनलाइन में फील कर सकते हैं। सो जो यूनिक डिफरेंसेस है ना, आपको उसको बार बार हाईलाइट करना पड़ेगा कस्टमर के सामने, तभी वो वहाँ पे आके एक्स्ट्रा पैसे दे के लेगा। करेक्ट, ऐसा है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, यूनिक नेक्स्ट लाना पड़ेगा जो ऑनलाइन में नहीं है। तो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट मेरे को पूछते हैं कि सर ने क्या करना चाहिए, मैंने आपको सोल्यूशन दिया है। तो अगर आपके पेरेंट्स भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो आस्क देम टू ब्रिंग यूनिकनेस विच ऑनलाइन कैन नॉट ब्रिंग, देन ओनली आपका सेल होगा, है ना। मेरे क्लाइंट है जिनका मेडिसिन का बिजनेस है, तो अभी क्या था, ऑनलाइन ऐप आते हैं ना बहुत सारे, तो उसमें 20-20% डिस्काउंट मिलता है। ये बेचारा शॉपकीपर था, डिस्काउंट नहीं दे पा रहा था, पुणे में ही है। तो मैंने उनको वही सजेशन दिया कि आप वो डीलर कब देते हैं, 24 आवर्स ना, तो भाई 12 घंटे में कर, कस्टमर विल पे एक्स्ट्रा। जिसको दवाई की अर्जेंसी है वो तेरे से लेगा, वहाँ से नहीं लेगा, इवन दो विल गेट मोर डिस्काउंट ओवर देयर। सो यू विल हैव टू ब्रिंग, देयर इज नो ऑप्शन। उनका रिफंड पॉलिसी 3 दिन का है, तू 6 दिन का रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर खेल खत्म। फिर शॉप, और वो नहीं कर सकते तो बंद कर दो, फिर रोने का मतलब नहीं है। फिर यू शिफ्ट टू अनदर बिजनेस। अगर वो अपन नहीं दे सकते, उतना पॉसिबल नहीं है, तो स्टार्ट न्यू बिजनेस, है ना। डोंट कीप ऑन क्राइम, मतलब बार बार रोने का नहीं, सॉल्यूशन निकालो तो बंद कर दो आप, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंस है कॉस्टिंग का, और ये इसको बोलते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो, अच्छा सर कॉस्ट प्रोडक्ट का रहता है या सर्विस का रहता है? अरे दोनों का रहता है, खाली कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। देखो, तो अभी डेफिनेशन दिया है सीमा। सीमा मतलब लड़के का नाम नहीं है, इंस्टीट्यूट का नाम है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा, लंदन, है ना। स्टूडेंट को लगना चाहिए कुछ तो भारी पड़ रहा है, इसलिए सभी डेफिनेशन देखो, कोई भी बुक देखना, ऑथर सब बाहर के रहते हैं, आपको इंडिया का ऑथर नहीं मिलेगा। देखना फाउंडेशन में आपने जो पढ़ा है, सब ऑथर बाहर के रहते हैं, पता नहीं क्यों। डिफाइंड कॉस्ट एज अ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to specific thing or activity। चलो, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अभी एक्चुअल और नोशनल, करेक्ट ना। इनकम टैक्स में नोशनल इनकम अपन नहीं लेते, बट कॉस्टिंग में लिया जाता है, ठीक है। सो एक्चुअल कॉस्ट मतलब मैंने जो खर्चा किया है वो। नोशनल का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। incurred और एट्रीब्यूटेबल। व्हाट इज एट्रीब्यूटेबल, ध्यान से सुनना। देखो, अभी ये जो रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट है ना, ये इनकर्ड कॉस्ट है, ये उसी प्रोडक्ट के लिए खर्चा हुआ है। बट ये जो ओवरहेड्स है ये कॉमन है, क्योंकि फैक्ट्री में 10 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट गिव सपोर्ट्स टू फैक्ट्री, जहाँ पे 10 प्रोडक्ट बनते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सेल्स 10 डिफरेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अपने को उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट करना। तो अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख रुपया है, उसको 10 प्रोडक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज फैक्ट्री में तो सभी प्रोडक्ट बनते हैं, बट आपने को खाली रिमोट का कॉस्ट चाहिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स रिमोट्स के लिए कितने यूज हुए हैं, दिस इज द जॉब ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। आई कैलकुलेट, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जितना आपको सिलेबस में है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल। सो व्हाट इज एट्रीब्यूटेबल, आप लिख के रखना वहाँ पे, व्हाट इज एट्रीब्यूशन, कॉमन जो एक्सपेंस है उसको डिवाइड करके वहाँ पे लिखना, एट्रीब्यूट करो कि जो कॉमन एक्सपेंसेस है उसको डिवाइड करके उस प्रोडक्ट पे इंकर करना। ऑन अ थिंग और एक्टिविटी, थिंग मतलब गुड्स एंड एक्टिविटी मतलब सर्विस। पर्टिकुलर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, सर्विस,
उसके लिए भी होता है। थिंग मतलब प्रोडक्ट, एक्टिविटी मतलब सर्विस आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक्सपेंडिचर एक्चुअल हो या नोशनल हो, खर्चा इंकर्ड या एट्रीब्यूटेबल। आपको इंकर्ड मतलब एक्चुअली हो चुका है, जो मैं असाइन किया कि भाई इसके ऊपर रॉ मटेरियल इतना लगा है, इसके ऊपर वेजेस इतने लगे हैं, एंड एट्रीब्यूटेबल मतलब जो मैंने कहा वो, ठीक है। चलो नाउ अच्छा, अभी नोशनल एक्सपेंडिचर क्या मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अभी मिसिंग है। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर ओवर हेड्स, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस का मतलब ही क्या होता है, ओवर हेड्स, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। कॉस्ट जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। है ना, आपने सुना रहेगा ये कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब मैं उसको क्वांटिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा ये रिमोट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये रॉ मटेरियल रिमोट स्पेसिफिक है, ये कॉमन कॉस्ट नहीं है। सो रॉ मटेरियल, देन वेजेस, एक रिमोट बनाने के लिए हम वर्कर को कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कॉमन एक्सपेंस। उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसको ही बोलते हैं ओवरहेड्स। एंड ये सब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट। एंड आपको फिर सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्मेट है, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो कॉस्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अपन आगे डिस्कशन करेंगे। बेसिक डायग्राम आपके पास रखना। अगेन पहला चैप्टर है, आप अगर जो लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ रहे तो ये थोड़ा समझ देना, क्योंकि आगे नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल टेक टाइम टू गेट अ ग्रिप ओवर दिस सब्जेक्ट। सो लेट मी फिनिश वन चैप्टर, आफ्टर दिस यू विल हैव प्रॉपर ग्रिप। जो लोग लाइफ में कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ओके, तो उनके लिए एक चैप्टर आपको पेशेंस रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप नया सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर में चमत्कार नहीं होगा। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है उनको ये चीज़ें फैमिलियर है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कॉमन एक्सपेंस, किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं हुआ है वो कॉमन एक्सपेंस, उसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ये लिख के रखो, इसको अपन और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज अ नॉट फुल डायग्राम, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर ऑन। लिख के हो गया? चलो, a manufacturing organization is interested in ascertaining the cost per unit of the product, obviously कॉस्ट पर यूनिट की चाहिए, मैंने आपको बता दिया, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, एंड वी आर नॉट द प्राइस सेटर। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट मोनोपोली टाइप सिचुएशन है देन यू नीड नॉट वरी, यू कैन फिक्स अप योर प्राइस। लाइक एप्पल कंपनी है एंड उनका ब्रांड इक्विटी बहुत पावरफुल है, सो दे कैन फिक्स अप देयर प्राइजेस। कंज्यूमर खुद आके लेता है, करेक्ट ना, ऐसा है। बट माइक्रोमैक्स है, वो अभी लीडर नहीं इस फील्ड में, तो दे कैन नॉट सेट देयर प्राइजेस, दे विल हैव टू चेक कॉम्पिटिटर पॉलिसी एंड अकॉर्डिंगली उनको सेट करना पड़ेगा। हाँ, एप्पल के लिए सैमसंग वगैरह, वन प्लस कॉम्पिटिटर है, बट एप्पल का एक प्रोडक्ट क्लास ही अलग है, मतलब उसका कस्टमर बेस ही अलग है, उनको उस प्रोडक्ट से प्यार है, वो खरीदते ही है जाके, करेक्ट ना। दैट इज व्हाट, सो इन दैट केस आपको थोड़ा, देन यू कैन हैव योर ओन एज एंड यू कैन हैव योर ओन प्राइस। Organization rendering service is interested in ascertaining the overall cost incurred. The cost per unit is arrived by dividing total expenditure by total units. Obviously, अपन ने 1 लाख रुपया खर्च किया, उसमें 10,000 यूनिट्स बने, सो इफ यू डिवाइड 1 लाख बाय 10,000 आपको मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट विच इज 10 रुपीज। सिंपल। प्रोड्यूस क्वांटम ऑफ सर्विस रेंडर, ठीक है, बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट। हाँ,
ये कब ठीक है, अगर मैं एक ही प्रोडक्ट बनाऊँ तो ठीक है। इफ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोडक्ट, it become imperative to split the total expenditure among the various product so that cost of each product can be ascertained separately। और ये split करने के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था कि रॉ मटेरियल वेजेज जो है वो एज इट इज पर प्रोडक्ट रहता है। इस एक्सपेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा बाय टेकिंग सम कॉमन बेस। फैक्ट्री डिपार्टमेंट में 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट खर्चा अपने को 5 प्रोडक्ट पे डिवाइड करना पड़ेगा। एडमिन का भी करना पड़ेगा खर्चा, सेलिंग का भी करना पड़ेगा, वो अपन आगे देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। इसलिए उसको कॉमन कॉस्ट बोलते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको अपने को सुटेबल बेस लेके डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आप ट्रिप को जाते हैं ना, जब आप ट्रिप को जाते हैं तो आपका जो पर टिकट है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है, पर टिकट का खर्चा डायरेक्ट है, वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। आप किसी घूमने गए, एंट्री टिकट है ना, आप म्यूजियम देखने के, वहाँ पे 500 रुपये एंट्री टिकट है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, इट कैन बी एसर्टेन पर स्टूडेंट। लेकिन सब लोग खाना खा के गए, खाना खाने के लिए गए, 50 स्टूडेंट का बिल आया 6000 रुपया। अभी किसने क्या खाया उसके हिसाब से थोड़ी बिलिंग होगा, अपन क्या करेंगे 6000 अपॉन 50 ओवरहेड्स उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन एक्सपेंस। तो खाने का खर्चा कॉमन एक्सपेंस, आप ट्रिप को गए बस का खर्चा कॉमन एक्सपेंस, उसको डिवाइड कैसे करते हैं आप, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये सुटेबल बेस है। तो वैसे ही फैक्ट्री एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइड करने के लिए अपन एक सुटेबल बेस लेंगे और बाय टेकिंग दैट बेस आई विल डिवाइड द कॉस्ट। समझ में आ गया। तो वो अपन देखें, उसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट, वो अपन देखेंगे कैसे होता है। Even if one product is manufactured, it may be necessary to analyze the cost per unit of each item and the expenditure that goes into making it। ठीक है, ये सिंपल है। The problem become more complicated where the multiplicity of the product are produced and it become necessary to analyze the cost per unit of each product into various item of expenditure that makes up total cost। तो cost means ascertaining total cost and per unit cost also। हाँ, मतलब कॉस्टिंग में अपन टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा उसमें आपको एक लाइन समझना है, ये पहला कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल। कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्ट बनाने का टोटल खर्चा। उसमें 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, दूसरा इंडायरेक्ट टैक्स जो कॉमन कॉस्ट है। बाय टेकिंग सम बेस अपन उसको डिवाइड करते हैं। बस इतना समझ में आया तो आई एम हैप्पी। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा अभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। सो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आपके सामने ला रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग। अरे बहुत सिंपल है। देखो कॉस्ट का मतलब आपको पता है, करेक्ट ना। कॉस्ट का मतलब क्या है, हाँ। अकाउंटिंग का मतलब क्या, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, मैनेजमेंट को दो ताकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन टेक डिसीजन। आपने जो प्रॉफिट लॉस एनालिसिस किया प्रोडक्ट वाइज, ये देना पड़ेगा ना मैनेजमेंट को, तो वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, है ना। खाली इसके फॉर्मेट्स तो अलग रहते हैं। तो आपने जिन लोगों ने कॉस्ट शीट किया है तो इसका अकाउंटिंग मतलब इसके फॉर्मेट स्टेटमेंट्स अलग रहते हैं, बट इसका कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स है, इसमें भी कुछ फॉर्मेट फिक्स है जो गवर्नमेंट ने बोले, बट मेजॉरिटी रिपोर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर मैनेजमेंट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल इंटरनल पर्पस के लिए ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा अपन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा ये इंटरनल एनालिसिस के लिए होता है। तो उसका फॉर्मेट काफ़ी सारा फ्रीडम है, आप आपके हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, एकदम आसान, कुछ भी नहीं। विच बिगिन विद द रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड and ends up with preparation of periodical statement and report for ascertaining and controlling cost। वही तो बोला है बच्चों कि एंड पर्पस क्या है, कॉस्ट को ascertain करो और कंट्रोल करो, ठीक है। अभी अगेन लंदन के डेफिनेशंस आ गए। द कॉस्टिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ सीमा डिफाइंस कॉस्ट अकाउंटिंग एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस, एक्टिविटी, प्रोडक्ट एंड एनालिसिस ऑफ वरायंस, प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल यूज ऑफ फंड्स। मतलब इतने सारे एक्टिविटी करना मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के मतलब क्या है, सिंपल। देखो द बजट, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला टारगेट क्या है, अपन एक बजट फिक्स करते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये रिमोट मैं 60 रुपये में बनाऊंगा, एग्जाम्पल, ठीक है ना।
तो ये मैंने बजट फिक्स किया, मतलब बजट मतलब अभी देखो दो तरह के बजट होते हैं। एक मैंने प्रोडक्ट का बजट फिक्स किया कि इस साल 1000 रिमोट बेचना है, ठीक है, ये बजट फिक्स किया। उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए खर्चा कितना आएगा, तो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करेंगे कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 60 रुपये का खर्चा आता है। फिर मैं उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करूँगा कि एक्चुअल प्रोडक्ट 60 पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 60 पे बन रहा है तो अच्छी बात है, बट इफ़ यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा मनी देन प्रॉब्लम क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ रहा है बट आपका एक्चुअल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट कम होगा। एंड इसको बोलते हैं वरायंस, जो नीचे वर्ड किया ना, वरायंस मतलब डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि ऑन पेपर लिखना एंड एक्चुअली अचीव करना उसमें फर्क रहता है। तो ये जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल, हाँ अगर कॉस्ट बच रहा है तो कंपनी का फायदा है, देन प्रॉफिट विल गो अप। बट अगर कॉस्ट बजटेड के ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनी का दोस्तों नुकसान हो रहा है, वो उसको बोलते हैं वरायंस। तो वरायंस का मतलब क्या, लिखो आप है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। राइट डाउन देयर, वरायंस का मतलब क्या है, लिखो लिखो, वरायंस का मतलब डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्चुअल कॉस्ट किसी ऑपरेशन का भी हो सकता है, ऑपरेशन मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस का, किसी एक्टिविटी का या किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, या हाँ देखो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है ये जो हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं ना, ये एक रिमोट का भी हो सकता है या रिमोट का एक प्रोसेस है, ये बटन्स बनाना उसका भी निकाल सकते हैं, या उसके ऊपर प्रिंटिंग करना उसको बोलते हैं प्रोसेस या एक्टिविटीज़। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको खाली किसी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, बट आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट भी जानना चाहते हैं ना, वो भी मिलेगा। मतलब मैनेजमेंट बोलते मेरे को कि विपुल तू हमको है ना खाली बता कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं आपने। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब रॉ मटेरियल को अपन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ना, वो सब खर्चा वो कितना आ रहा है, ये प्रिंटिंग कितना खर्चा आ रहा है, ये बटन्स बनने का कितना खर्चा आ रहा है। तो ये उसको बोलते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस, है ना। तो स्टार्ट टू एंड आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं या ओवरऑल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। देन वेल्डन डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग एज, देखो क्लासीफाई करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिकॉर्डिंग करो, एप्रोप्रिएट एलोकेशन, एलोकेशन मतलब जो मैंने कहा था ना। अच्छा बता दो, एक्सपेंडिचर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, अभी ये नया वर्ड आ गया। देखो दो वर्ड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एलोकेशन एंड एपोर्शनमेंट। ध्यान से सुनना, एलोकेशन एंड एपोर्शनमेंट। व्हाट इज एलोकेशन, ये जो रिमोट है ना, इसमें आप अगर आपको दिख रहा है रेड कलर का एक बटन है, ठीक है, ये बटन मैंने खाली इसी रिमोट के लिए बनाया, बाकी किधर यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये जो खर्चा हुआ है ये डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट पे एलोकेट होगा। मतलब हर एक खर्चा कॉमन नहीं रहता है, कुछ खर्चा डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। मतलब फैक्ट्री में भी एक प्रोसेस उसी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, बाकी किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं हो रहा है। फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर प्रोसेस उसी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एलोकेशन। वो खर्चा डायरेक्टली अपन वहीं पे दे देंगे। एंड एपोर्शनमेंट का मतलब क्या है, आप ट्रिप को गए थे ना, वो बस का खर्चा एपोर्शनमेंट होगा ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब लोगों ने मिलके खाना खाया, एपोर्शनमेंट होगा। सबके लिए कॉमन ब्रेकफास्ट अरेंज किया था, एपोर्शन होगा। एलोकेशन मतलब उसी के लिए है, ठीक है। तो वो भी इसमें ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैंने कहा था ना, बाय यूजिंग सम कॉमन बेस आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही है। ये प्रोडक्ट का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ सुटेबिलिटी डेटा, ठीक है, फॉर कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो अभी नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट अकाउंटेंसी। पहला था कॉस्ट, दूसरा था कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा क्या है, तीसरा कुछ नहीं, अपन ने जो पढ़ा है देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड्स, टेक्निक टू साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड ascertainment ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल बताओ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। सुनो ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल। पहले अपन देखा कॉस्ट, कॉस्ट या कॉस्टिंग, उसमें अपन ने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला। कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको अपन ने रिकॉर्ड किया, एंड इसका जो फिर प्रेजेंटेशन किया जाता है इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट्स बना के दिए जाते हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी किया जाता है वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखो वही दिया है, इट इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव देयर फ्रॉम फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा ना, बी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है या जो भी है,
हाँ, तो दैट इज़ द जॉब ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, क्योंकि ये पूरा डेटा देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वराइंसेस आ रहे हैं, जहाँ पे प्राइसिंग बराबर नहीं है, जहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है, जो व्हाट कैन से जो बर्निंग प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का, मैं उतना ही डेटा मैनेजमेंट को दूंगा। सो दैट इज द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। एंड दोस्तों प्रैक्टिकली ना, दीज आर ओनली थियोरेटिकल टर्म्स। इंडस्ट्री में अभी मैंने भी काम किया है, ओनली कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ही रहता है। दीज आर प्योरली थियोरेटिकल टर्म। कमर्शियल लेवल पे इन सबका यूज़ एक ही है। आप कॉस्टिंग बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो, वो इंडस्ट्री में सब लोग उसको एक ही समझते हैं। तो इंडस्ट्री में यू विल नॉट फाइंड 4 डिपार्टमेंट, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, नहीं, एक ही रहेगा। सो इसको थ्योरेटिकल लेवल पे डिस्कस करना है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट को जो चाहिए वो रिपोर्ट दी जाएंगे। आई विल नॉट गिव, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 बुक बनाया रिकॉर्डिंग, मैं 50 बुक लेके थोड़ी जाऊँगा मैनेजमेंट के पास। अरे उनके पास उतना टाइम नहीं है, बोलेंगे पुल तो हमको खाली बता व्हाट इज द बर्निंग प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रोडक्ट कौन सा है, बी का हमको डेटा दे कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, बस दैट इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग। एनालिस करके जो रिक्वायर्ड वो डेटा आगे देना है। नेक्स्ट है कॉस्ट यूनिट। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल टर्म है, तो बहुत सिंपल है। देखो व्हाट इज कॉस्ट यूनिट, एकदम मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ। आप पेट्रोल भरने गए, करेक्ट ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं, 5 किलो पेट्रोल दो, या 5 ग्राम पेट्रोल दो, या 5 लीटर पेट्रोल दो, करेक्ट, लीटर इज द राइट ऑप्शन। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। मतलब कॉस्ट यूनिट मीन्स नथिंग बट कॉस्ट को मेजर कैसे करेंगे। जब मैं पेट्रोल वाले को पे करता हूँ, आई पे हिम पर लीटर। मैंने मार्केट से गोल्ड खरीदी किया, वहाँ पे बोलते हैं क्या, ये 5 kg गोल्ड पैक कर देना। गोल्ड कितना महंगा आपको पता है ना, तो 5 kg मतलब करोड़ों में वैल्यू होगा। वहाँ पे बोलते हैं अपन 5 ग्राम गोल्ड देना। सो व्हाट इज अ कॉस्ट यूनिट, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉस्ट यूनिट, इट्स अ मेजर ऑफ, ठीक है। और एग्जांपल अपन ये हो गया केमिकल जो होता है वो पर लीटर भी होता है, कुछ केमिकल कुछ केजी में भी रहते हैं, गैलन भी रहता है। सो हर एक चीज़ का, जैसे ये रिमोट पर यूनिट, मोबाइल मेरा पर यूनिट, करेक्ट ना। तो मेजर ऑटोमोबाइल पर कार प्राइस होता है, अपन कार खरीदने जाते हैं, वो बोलता है क्या कि पर केजी इतना प्राइस है, नहीं बाबू, एक गाड़ी लेना है वो एक गाड़ी का ही प्राइस कोट करते हैं, बस वही है। सो देखो इट इज़ ए यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस, टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसर्टेन और एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है, वी मे फॉर इंस्टेंट डिटरमाइन द कॉस्ट पर टन ऑफ स्टील पर टन पर किलोमीटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। हाँ देखो अभी ये जो कॉस्ट यूनिट है ना, ये सिंगल भी होता है और कंपोजिट भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के होते हैं। कंपोजिट मतलब कंबाइन, सिंगल का मतलब क्या, देखो लेट्स से पर केजी है ना, सब्जी कैसी है अपन पर केजी वी कैन फाइंड आउट, करेक्ट ना। बट अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेंगे, अगर ऐसा दिया है ना, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मेरे को गुड्स यहाँ से वहाँ लेके जाना है, आपका रेट क्या होगा। मैंने कहा कि मेरा पर केजी पर किलोमीटर रेट 4 रुपीज़ है, पर केजी, हाँ करेक्ट ना। मतलब अगर आपका पार्सल 200 केजी है, करेक्ट ना, तो मैं अकॉर्डिंगली 4 रुपये से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मैंने कंबाइन रेट निकाला है, पर केजी पर किलोमीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, जहाँ पे वन कॉस्ट यूनिट इज नॉट इनफ। जैसे हॉस्पिटल में आप गए तो वहाँ पे पर बेड भी चार्ज किया जाता है, करेक्ट ना, पर बेड। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पर बेड पर पेशेंट, बट वो चांसेस कम है। तो व्हाट इज कंपोजिट, जहाँ पे मल्टीपल कॉस्ट यूनिट अपन यूज करते हैं। उसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखो अभी ऑटोमोबाइल में तो नंबर्स के बेसिस पे चलता है, सीमेंट पर टन या पर बैग, केमिकल लीटर गैलन किलोग्राम, ब्रिक 1000 ब्रिक्स, स्टील पर टन। देखो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किलोमीटर, हॉस्पिटल पेशेंट पर डे,
इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट। तो ये है सिंगल कॉस्ट यूनिट। दूसरे होते हैं कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जहाँ पे दो बेसिस पे हम आपको चार्ज कर रहे हैं, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, है ना। तो जहाँ पे मोर देन वन कॉस्ट यूनिट यूज होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, एंड जहाँ पे एक ही होता है उसको बोलते हैं सिंगल कॉस्ट यूनिट। चलो अगला जो टर्म है वो है कॉस्ट सेंटर। नाउ व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? देखो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ना, उस डायग्राम में मैंने आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकाल के दिया था, बता दो कौन सा है। हाँ ये मैंने आपको ए के हिसाब से, बी के हिसाब से और सी के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के दिखाया ना, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब कंपनी ने कहा है कि हमको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट ए का ही मेरे को कॉस्ट कलेक्ट करना पड़ेगा और रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। सो कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि जहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट किसी सर्विस के लिए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और उसका ही मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। सो व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? जिसके लिए अपन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अपन कॉस्ट जमा कर रहे हैं। देखो इट मे बी डिफरेंट एज ए लोकेशन। मेरा ब्रांच कैन बी कॉस्ट सेंटर। मेरे 6 ब्रांचेस है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पर ब्रांच का कितना खर्चा हो रहा है हम कंपेयर करें। पर्सन मतलब ये पर वर्कर भी अपन कॉस्ट निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज पर वर्कर अपन कितना दे रहे हैं, या ग्रुप ऑफ वर्कर्स। आइटम ऑफ इक्विपमेंट, हाँ मतलब एक मशीन अगर 1 घंटा चलता है तो इस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आता है। रिमोट बनाने के लिए ये मशीन 6 घंटा चलता है, तो 6 घंटे का मशीन का कॉस्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, तो पर आवर कितना खर्चा आता है, तो वो मेरे को चाहिए, तो वो भी निकाल सकते हैं। सो ये जो इन सिंपल वर्ड कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, आपको जब भी किसी चीज़ की पर प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए तो उसको अपन कॉस्ट सेंटर बना के अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आई वॉन्ट कॉस्ट पर आवर पर मशीन, कि एक मशीन 1 घंटे चलता है, पर मशीन पर आवर कितना खर्चा आता है। ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है, पर मशीन पर आवर, क्योंकि एक मशीन पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो मेरे को पर मशीन कितना खर्चा आ रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो चाहिए। फॉर विच कॉस्ट में भी एसर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। यस, इसका पर्पज है कॉस्ट कंट्रोल। जब तक मेरे को ओवरऑल कॉस्ट नहीं पता चलेगा मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, आप बोलेंगे मस्त अच्छा चल रहा है, पैसा हम कमा रहे हैं, बट जब आपको कॉस्ट अकाउंटेंट ने डेटा दिया तब आपको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, बी प्रोडक्ट में गड़बड़ है। एंड वो पॉसिबल कब है, ऐसा किया तो ही हमने ABC को 3 कॉस्ट सेंटर बना दिए एंड अलग अलग डेटा क्या किया, बाइफर्केट किया है। कॉस्ट सेंटर्स आर 2 टाइप। एक होता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे इंडिविजुअल का प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा, मिस्टर एक्स अकाउंटेंट इंजीनियर। ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट का कॉस्ट चाहिए ना, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट के लिए कितने वर्कर यूज हुए, उनको कितना खर्चा किया, ये मेरे को निकालना ही पड़ेगा। एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब अपना लोकेशन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट, कैंटीन, ये सब, ठीक है, ब्रांच, ये सब इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है। तो ये MCQ में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आते हैं कॉस्ट यूनिट और ये भी आते हैं कॉस्ट सेंटर, दोनों को यहाँ पे लिख कर रखना। कॉस्ट यूनिट में 2 बताया मैंने, एक सिंगल एंड एक कंपोजिट, एंड कॉस्ट सेंटर में 2 बताए, कौन से, पर्सनल कॉस्ट सेंटर एंड इम्पर्सनल। अब इसमें और है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 2 है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। मतलब क्या, देखो ध्यान से सुनो। लेट्स से ये रिमोट मैन्युफैक्चरिंग जब होगा ना, रिमोट, तो देखो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आई विल एक्सप्लेन। रिमोट मैन्युफैक्चरिंग में अपने को 2 एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, दूसरा सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, है ना। हर एक इंडस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट, एक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस डिपार्टमेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या समझ लो। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, रॉ मटेरियल को अपन कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को अपन क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है, इनको सपोर्ट सर्विस देता है।
है ना। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है? अकाउंटिंग। बताओ, अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो किसी एक प्रोडक्ट को नहीं, वो सबको सपोर्ट देता है। एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर है, कैंटीन के एक्सपेंसेस है ना, ये जो डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल भी आप कर सकते हैं बट थोड़ा मुश्किल है, ये सब है। सो अकाउंटिंग, एडमिन एंड एचआर, तो ये तीनों को सर्विस दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? तीनों को सर्विस दे रहे हैं, और वो अपने को खर्चे यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दो वहाँ पे दिया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। क्यों निकालना है? क्योंकि ये खर्चे आपको यहाँ पे अगर आपने ऐड नहीं किए तो आपका टोटल कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कस्टमर को कोट करेंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो ऐड करनी है। ये डिपार्टमेंट जो आपको सर्विस दे रहा है आपके प्रोडक्ट को, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे आगे देखेंगे, वो भी प्रोपोर्शनेट ऐड करना पड़ेगा, एंड फिर आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट मिलेगा। तो ये दो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होते हैं। देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, इट इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर raw material is handled for the conversion into finished product. Here both direct and indirect expenses are incurred, and service cost center means ancillary unit. पावर, देखो, पावर हाउस, प्लांट एंड मेंटेनेंस सेंटर, पेरोल प्रोसेसिंग, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, कैंटीन जो आपको सपोर्ट सर्विस देता है। तो कॉस्ट निकालते समय अपने को दोनों कंसिडर करना है। अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट, कस्टमर, ब्रांड कैटेगरी, एक्टिविटी डिपार्टमेंट। मतलब क्या है? सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्रिएटेड टर्म है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है आपको कौन से चीज़ का कॉस्ट चाहिए। कंपनी बोलेगी भाई मेरे को एक प्रोडक्ट का कॉस्ट बता, एक सर्विस का कॉस्ट बता, एक प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टर है उसका कॉस्टिंग बता, एक कस्टमर के पीछे अपना कितना खर्चा हो रहा है मार्केटिंग का, वो चाहिए। वैसा है। तो इट इज़ नथिंग बट अगेन यू आर कलेक्टिंग कॉस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच इफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट। जनरली इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकरेंस। लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर? देखो, ड्राइवर, गाड़ी आप कार में से जा रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है? ड्राइवर, क्योंकि बाकी लोगों का सेफ्टी ड्राइवर के हाथ में है। तो यहाँ पे नाम दिया कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका इम्पैक्ट मेरे कॉस्ट पे होगा। अभी यहाँ पे दो दिया है, लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो नेचुरली कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। अभी मैं इसको ऊपर के एग्जाम्पल से लिंक कर रहा हूँ। अपन ने जो कॉस्टिंग का एस्टिमेट किया था, देखो, हाँ, अपन ने कॉस्ट 65 निकाला था, बट मार्केट में तो 60 उस प्रोडक्ट का प्राइस है। तो अगर ये कॉस्ट अपने को कम करना है तो एक ऑप्शन है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाते तो यू कैन अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल और यू कैन यूज टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो कॉस्ट कम करने के दो तरीके, एक आपका क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो यू कैन बार्गेन विथ एवरीवन, यू कैन बाय थिंग्स एट अ लोअर रेट, एंड सेकेंड क्या है? यूज टेक्नोलॉजी। तो वही दिया यहाँ पे। तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है कि वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसका इम्पैक्ट मेरे प्रोडक्ट के प्राइस पे होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। देखो, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है जो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया उसके ऊपर मेरा एक्चुअल कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। सो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है अचीव बजटेड कॉस्ट। देखो, इट इज अ प्रोसेस टू एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन इफ द कॉस्ट एक्सीड प्री सेट अलाउंस, मतलब बजटेड, और एक्शन टेकन इफ द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड द एक्सपेक्टेड लेवल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब वही है कि मेरा जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्टैंडर्ड के अगर ऊपर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। एंड कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? परमानेंट कॉस्ट को कम करना विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, वही दिया है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कम नहीं करना है लेकिन कॉस्ट को क्या करना है? कम करना है। तो एक बार बताता हूँ व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। जो मैंने बजटेड कॉस्ट सेट किया है उसको अचीव करना, उसके ऊपर गया तो देखना कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं। एंड व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन? वो जो 65 मैंने सेट किया ना, लेट्स से रिमोट का कॉस्ट 65 था, उसको अचीव किया तो कॉस्ट कंट्रोल कि यस अपना कॉस्ट विद इन बजटेड लिमिट है।
but by using better technology, by using better raw material, if you are able to bring it down to 55, that is a cost reduction, क्योंकि क्वालिटी अफेक्ट नहीं हुआ है. तो कॉस्ट रिडक्शन इज अ परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्वालिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. खाली कॉस्ट कम करना है तो क्या आप कचरा मटेरियल यूज करोगे क्वालिटी खराब हो जाएगा? मतलब नहीं है. तो ये फर्क है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में. ठीक है, ठीक है. तो इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने बस कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किए नए नए, एंड फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. जो लोग फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग देख रहे हैं उनको एक चैप्टर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही आपके लिए नया है. सो पेशेंस रखो, चैप्टर होने के बाद आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में.